So, hello everyone, welcome at Easy Prep. डियर लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाई होगी वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं यहां पर एक दूसरी कैटेगरी की। इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि नॉन लीनियर किसके अंदर दिया गया, पी एंड क्यू के अंदर। अच्छा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से पहले मैं आपको यहां पर जो कल आपने सॉल्व किया था उसका एक दूसरा मेथड भी बताना चाहूंगा। दूसरा मेथड किस तरीके से, मतलब हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस तरीके से मेंशन कर दिया जाए कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हमने कहा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कल, मैंने कहा पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। यहां से कल आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी। हमने कहा सर ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, dx डिवाइडेड बाय p इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय q इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय r, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी। अब ये जो मेथड है नया, कल तो आपको क्या बोला गया था कि इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए या इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए या इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, पर अब ये जो मेथड है ये बोल रहा है कि आप यहां पर लिखेंगे, आप यहां पर बोला जाता है कंसीडर L, M, N in such a way that LP plus MQ plus NR इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म जीरो हो जाए, ऐसे आप L, M, N को कंसीडर करेंगे। मैंने कहा L, M, N क्या हो सकते हैं, आपने कहा सर कैन बी कांस्टेंट। हमने कहा ठीक है सर। दूसरा पार्ट सर और क्या हो सकते हैं, मैंने कहा कैन बी फंक्शन ऑफ x, y, z। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन होता है dx डिवाइडेड बाय p इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय q इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय r, इसके इक्वल्स टू में एक नई टर्म लिखनी है, और ये नई टर्म बनेगी आपके पास में lp प्लस mq प्लस nr। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो टर्म लिखेंगे आप वो लिखेंगे l dx प्लस m dy प्लस n dz। अब बात आती है सर एल एम एन कौन है, मैंने कहा एल एम एन जो है कांस्टेंट भी हो सकता है, एल एम एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं। हमें इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से लेना होता है जिससे कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल्स टू हो जाए 0। जब ये 0 हो जाएगा तो कॉन्फिडेंटली आप क्या बोल पाएंगे कि जो ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तो नहीं बन सकता ना, मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं लाना होता आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी आपको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। और इस पार्ट को सॉल्व करके आप u इक्वल्स टू c1 निकालेंगे। और सिमिलर repeat this process with another L, M and N, then find V equals to C2, और सेम प्रोसेस f of u कॉमा वी इक्वल्स टू 0। ये क्या बन जाएगा बेटा, आपका सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, प्रोसेस अगेन आप देखेंगे कि सर ये क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को इस फॉर्मेट में लिखना है, एल एम एन की वैल्यू कुछ ऐसे कंसीडर करना है जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, फिर न्यूमरेटर को आप 0 करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। बस 2 बार रिपीट करना है, एक बार u इक्वल्स टू c1 आएगा, एक बार v इक्वल्स टू c2 आएगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि सर क्वेश्चन में क्लियरिटी कैसे मिलने वाली है, तो क्वेश्चन में क्लियरिटी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्लियरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। जब सॉल्व करोगे तभी एग्जैक्टली पता चलेगा। तो हमारे सामने आ गया एक क्वेश्चन, मैंने कहा सर देखो ये तो हो गया आपका p, ये क्या हो गया बेटा p, ये क्या हो गया बच्चे आपके पास में q, ये क्या हो गया आपके पास में r। हमने कहा बेस्ट है। अब आप लिखो ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, d
x डिवाइडेड बाई p इक्वल्स टू डी y डिवाइडेड बाई q इक्वल्स टू डी z डिवाइडेड बाई r इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, हमने कहा सर डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास में एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ऊपर क्या आएगा आपके पास में एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, यही आएगा। हमने कहा बेस्ट सर, तो यहां से लिखिए एज इट इज। हमने कहा सर ये बन जाएगा डी एक्स और पी कौन है, एम जेड माइनस एन वाई इक्वल्स टू, यहां पर आएगा बच्चा आपके पास डी वाई और ये कौन आएगा, ये आएगा सर एन एक्स माइनस एल जेड। ठीक है सर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब कौन आएगा, डी जेड आएगा और डी जेड के नीचे कौन आएगा, आर, आर कौन है, एल वाई माइनस एम जेड इक्वल्स टू, अब यहां पर आपके पास में एल एम एन सर हम क्या कंसीडर करें, तो मैंने कहा कि देखिए यहां एम जेड है, यहां एम जेड आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है, यहां एन वाई है, कहीं पर एन वाई दिखाई दे रहा है क्या, कहीं पर एन वाई दिखाई दे रहा है, हमने कहा कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट मुझे लग रहा है यहां पर अगर आप देखेंगे तो एम जेड नहीं एम एक्स होना चाहिए, मेरे पास क्वेश्चन है, लेट मी वेरीफाई, हाँ बिल्कुल एम एक्स होगा, है ना, वरना आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट गड़बड़ कर जाएगा भाई, अच्छे क्वेश्चन का यही तो मतलब होता है। ये एक्स है, ये भी आपके पास एक्स है, अब ठीक है। तो मैंने कहा सर देखिए यहां पर अगर मैं x मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां बनेगा m x z, यहां पर अगर मैं z मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा m x z, यहां पर अगर मैं y मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन रहा है n x y, यहां पर ऑलरेडी आपने x मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी क्या बन रहा है n x y, मतलब कुल मिला के एक आइडिया मुझे लग रहा है कि इसमें x मल्टीप्लाई करो, इसमें y करो, इसमें z करो। सर ये आपको कैसे पता चला, मैंने कहा ये सोचना पड़ेगा एग्जाम में, अगर आप इस मेथड से जा रहे हो तो सोचना पड़ेगा, सर यहाँ x y z लिखो, 1 2 3 लिखो, 1 1 1 लिखो, एक्स स्क्वायर वाई लिखो, कुछ भी हो सकता है, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो आपने जब सोचा तो आपको समझ में आया कि सर यहां पर आपके पास में आ रहा है एक्स एम जेड माइनस एन वाई प्लस वाई एन एक्स माइनस एल जेड प्लस जेड एल वाई माइनस एम एक्स। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर भी सेम आएगा, क्या आएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। मैंने कहा अब आप इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि सर डिनोमिनेटर जीरो बना के नहीं बना। तो आपने लिखा है यहां पर x, अंदर कौन है बेटा एम जेड माइनस एक्स, अंदर कौन है एन वाई प्लस वाई एन एक्स माइनस वाई एल जेड प्लस जेड एल वाई माइनस जेड एम एक्स। अब देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो गया इससे, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया इससे, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया इक्वल्स टू जीरो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो x आ रहा है x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो तो न्यूमरेटर को भी आप क्या करेंगे बच्चे, जीरो के बराबर करेंगे। और जब आप यहां पर इसको जीरो करेंगे तो ऐसे में अब आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x विद रेस्पेक्ट टू dx, तो आप क्या बोलने वाले हैं यहां पर, सर ये आएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यहां पर क्या आएगा बच्चे वाई स्क्वायर बाय टू, यहां पर क्या आएगा बेटा आपके पास में जेड स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू में एक कांस्टेंट आ जाएगा c1 और आप उस 2 को भेज दो उधर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2c1। इस 2c1 को वापस से आप c1 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो कोई नया नोटेशन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर दोनों ही केसेस में। तो ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू c1। देखिए ये जो पार्ट आपने किया है ना, ये सिर्फ एक पार्ट किया अभी तो, अब दोबारा सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो हमने कहा सर दोबारा अगर सेम प्रोसेस को हम रिपीट करने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, नाउ अगेन यहां फिर से लिखेंगे dx और देखिए जरा क्या है यहां पर mz माइनस एन वाई, mz माइनस एन वाई इक्वल्स टू में यहां पर आएगा dy और देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है nx माइनस एल जेड, nx माइनस एल जेड इक्वल्स टू ये आ गया डी जेड। हमने कहा सर यहां से क्या आ रहा है, सर यहां से आ रहा है आपके पास में एल वाई माइनस एम एक्स, एल वाई माइनस एम एक्स, एल वाई माइनस एम एक्स।
ठीक है। हमने कहा इक्वल्स टू में क्या आएगा, मैंने कहा इक्वल्स टू में आप देखो, अब जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसको L से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको M से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको N से मल्टीप्लाई कर दूं, सर ये बात कैसे समझ में आई? मैंने कहा जैसे XYZ मल्टीप्लाई ना, वैसे LMN मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो हमने कहा सर सेम प्रोसेस करते हैं फॉलो। इसको हमने M से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास में MZ माइनस NY। इसको हमने मल्टीप्लाई किया N से तो ये आ गया हमारे पास में NX माइनस LZ। इसको हमने मल्टीप्लाई किया L से तो ये बन गया हमारे पास में LY माइनस MX। हमने कहा इसको सॉल्व करने से बात तो सही होती दिख नहीं रही है ना। देखो यहां से m स्क्वायर आएगा, दोबारा कहीं m स्क्वायर आ ही नहीं रहा, तो मैंने कहा सर इसका मतलब क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, गड़बड़ हो गया। अब अगर गड़बड़ हो गया तो इस m को हटाओ, इस m को हटाओ और इस l को हटाओ, इन सब को ले जाओ और डाल दो कूड़े में। क्यों? क्योंकि सर मजा नहीं आया। तो हमने कहा आप क्या करें, मैंने कहा m n है यहां पर तो l लिखो, n l है यहां पर तो m लिखो, एल एम है यहां पर तो एन लिखो। अब ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा यार, देखो मैं भी तो आपके साथ सोच ही रहा हूं ना, मैं भी तो आपके साथ सोच ही रहा हूं। तो हमने कहा सर डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लो, एल एम जेड माइनस एल एन वाई प्लस एम एन एक्स माइनस एम एल जेड प्लस एन एल वाई माइनस एम एन एक्स। हमने कहा सर अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए कौन कौन आ रहा है, एम एल जेड एम एल जेड, एल एन वाई एल एन वाई, ये भी जीरो। तो सर बात बन गई आपकी। हमने कहा ठीक है, तो यहां पर लिख दो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। डिनोमिनेटर जीरो है तो न्यूमरेटर को भी क्या करोगे आप, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल्स टू जीरो। मैंने कहा कर दो इंटीग्रेट, तो यहां पर आएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट C2। अब आप बोल सकते हो सर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमने कहा फाइनल आंसर हो जाएगा u, v इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी बच्चे अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर रखा था कि आप सोच सके कि हो सकता है कभी कभार कोई और नंबर यहाँ पुट करना पड़ जाए, किसी और तरीके से आपको सोचना पड़े, तो हमने दूसरा क्वेश्चन तैयार कर रखा है। मैंने कहा इस दूसरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया आपके पास में कैपिटल P, ये आ गया आपके पास में कैपिटल Q और ये बन गया आपके पास में कैपिटल R। देखिए ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में थोड़ी समस्या लग रही है, मतलब थोड़ा सा गंदा सा फॉर्म लग रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को क्या करो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई होगा तो वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, यहाँ पर आ गया x और ये बन गया y माइनस जेड। मैंने कहा ऐसा क्यों किया, मैंने कहा यार इस फॉर्म से ये फॉर्म कितनी बढ़िया लग रही है हमको, इस फॉर्म से ये फॉर्म कितनी बढ़िया लग रही है हमें। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा p प्लस यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा y जेड एक्स क्यू, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा जेड एक्स माइनस वाई। क्लियर है इतनी बात? तो हमने कहा सर कोई समस्या नहीं है, ये आ गई हमारे पास में कहानी। तो मैंने कहा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, तो मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं इस बार। क्यों लिखूंगा छोटा, ताकि हमें स्लाइड बार बार नहीं बदलनी पड़े। तो इसको भी एडजस्ट करो सर, इसको भी एडजस्ट करो, इधर ही लिखो, है ना, ठीक है सर। तो अब देखो, अब आप यहां पर लिखोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन dx बाय कैपिटल P इक्वल्स टू dy बाय कैपिटल Q इक्वल्स टू dz बाय कैपिटल R इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर, हमने कहा सर डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास में L P प्लस M Q प्लस N R, ऊपर कौन आएगा L dx प्लस M dy प्लस N dz। मैंने कहा सर क्या पुट करूं, मैंने कहा सबसे पहले तो dx और p देखो क्या है, p है सर x y माइनस जेड इक्वल्स टू dy, मैंने कहा q क्या है, q है बच्चे यहाँ पर y z माइनस x, फिर मैंने कहा dz, अब r देखो क्या है, r है सर z x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब आपने यहाँ लिखा dx प्लस यहाँ लिखा dy प्लस यहाँ लिखा dz। बोला सर इसके आगे, मैंने कहा वही तो सोचेंगे अभी। मैंने कहा यहाँ लिखो p क्या है आपके पास में x y माइनस जेड प्लस ये क्या आ रहा है आपके पास y z माइनस x प्लस ये क्या आ रहा है आपके पास z x माइनस y। हमने कहा ठीक है सर इतनी बात समझ में आ गई। मैंने कहा अब मैं यहाँ पर l m n की क्या वैल्यू पुट करूँ जिससे बात बन जाए। तो आपने कहा सर देखो यहाँ xy आ रहा है, यहाँ पर भी xy आ रहा है, यहाँ पर xz आ रहा है, यहाँ पर भी xz, मतलब ऑटोमेटिकली मुझे लग रहा है सर ये ऑलरेडी जीरो ही है। तो मैंने कहा एक बार सॉल्व करके देख लो, xy माइनस xz प्लस yz प्लस नहीं माइनस
एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। हमने कहा इतनी बात समझ में आ गई। सर देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो सर डिनोमिनेटर हो गया जीरो। मैंने कहा डिनोमिनेटर जीरो तो न्यूमरेटर डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल्स टू जीरो। इंटीग्रेट कर दो तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू सी वन। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, c1। तो सर हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। मैंने कहा पहला पार्ट सॉल्व कर लिया तो सेम प्रोसेस से दूसरा पार्ट सॉल्व करो। हमने कहा सर फिर से अगर यही प्रोसेस में लिखने जाऊं, तो यहां क्या आएगा, dx डिवाइडेड बाय p क्या है, x y माइनस जेड। हमने कहा ठीक है सर, ये बन जाएगा आपके पास में dy और ये बन रहा है आपके पास में y z माइनस एक्स इक्वल्स टू में क्या आ रहा है आपके पास में डी जेड और ये बन जा रहा है z x माइनस वाई इक्वल्स टू। अब हमने इसको लिख दिया dx और इसको लिख दिया dy और इसको लिख दिया dz डिवाइडेड बाय, नीचे क्या दिख रहा है आपको, x y माइनस जेड प्लस थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ गई, y z माइनस एक्स प्लस z x माइनस। अब देखो मैं 2 सेकंड का मतलब 5 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं इस क्लास में भी, मतलब हो सकता है आप इस क्लास को बाद में देख रहे हो, पर मैं फिर भी आपको 5 से 10 सेकंड का समय दे रहा हूं कि मेरे आगे बढ़ने से पहले आप सोचो कि सर मैं यहां पर क्या करूं, क्या मैं यहां पर x से y से z से किसी से डिवाइड करूं, क्या मैं यहां पर x y z से डिवाइड करूं। ये 2 सेकंड मतलब 10 सेकंड आप लोग खुद से सोचो कि करना क्या चाहिए, सर यहां पर किसको किससे डिवाइड करना चाहिए। अगर ये डिसीजन आपने सही ले लिया ना तो ये मान के चलो कि फिर आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर दोगे। यह आपको सोचना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। यह आपको सोचना पड़ेगा कि सर कैसे किया जा सकता है इसको आप कैसे कर सकते हो, या आप सोचो ऐसे किस चीज से डिवाइड किया जाए। तो आपके दिमाग में अलग अलग वैल्यूज आ रही होगी। आपने कहा सर एक काम करते हैं 1 1 1 वाला केस तो हो गया, क्या मैं इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दूं क्या। मैंने कहा एक्स वाई जेड से अगर आप डिवाइड करोगे तो उससे बात बन रही है क्या भाई, एक्स वाई जेड से अगर आप डिवाइड करोगे तो उससे बात बन रही है क्या, सर उससे तो बात नहीं बन रही है। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा एल एम एन की अलग अलग वैल्यू लेनी है। तो अगर आप इस वाले पोर्शन को देखो, इतने से पोर्शन को, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, y माइनस जेड। अरे भाई सोचो, खुद भी सोचो यार, मैं भी सोच रहा हूं तुम्हारे साथ। मैंने कहा सर देखो अंदर ब्रैकेट जो है ना वो सब जीरो हो रहा है, अंदर ब्रैकेट जो है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। हमने कहा अगर सारे के सारे जीरो हो रहे हैं तो क्या करें, मैंने कहा वो x हट जाए, y हट जाए और z हट जाए तो बात बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बात बन जाएगी। तो मैंने कहा कैसे हटेगा, तो मैंने कहा एक काम करो, एल एम एन, एल को तो मान लो 1/x, y को मान लो m को मान लो 1/y और n को मान लो 1/z। तो मैंने कहा यहां से बात बन जानी चाहिए। अब सोचना पड़ेगा यार ये तो हमने कहा बात बना के देखते हैं। क्या मान लो सर, dx/x dy/y dz/z। कोई दिक्कत नहीं सर यहां तक। 1/x यहां आएगा तो यहां क्या बचेगा, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x माइनस वाई। तो सर ये तो सब जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या कर सकते हैं, मैंने कहा बहुत सिंपल सी कहानी है, dx/x प्लस dy/y प्लस dz/z इक्वल्स टू जीरो। कर दो इंटीग्रेट, log x log y log z log c2। मैंने कहा log की प्रॉपर्टी होती है, उसके हिसाब से इसको लिख सकता हूं x y z इक्वल्स टू log c2। तो ये बन जाएगा x y z इक्वल्स टू c2। तो आपके पास में u आ गया, आपके पास में v आ गया। तो आप कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, u कॉमा v बराबर जीरो। अच्छा बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सबका आंसर u कॉमा v बराबर जीरो ही आ रहा है, अरे u की जगह ये रखो, v की जगह वो रखो, है ना। तो ये आ गया आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से इसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार आप आराम से देख लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए।
मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या महसूस हो रही होगी। आप बड़ी आसानी से अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए, मतलब एल्गोरिथम ध्यान रखो कि सर पहले ऑक्सिलरी के साथ एक नया पार्ट ऐड करना है, फिर lmn की ऐसी वैल्यू लानी है जिससे डिनोमिनेटर 0, फिर उसके बाद न्यूमरेटर को इक्वल्स टू 0 करना है, फिर इंटीग्रेट कर देना है। ये देखो यहीं इंटीग्रेट कर दिया। सेम प्रोसेस को वापस रिपीट करना है, lmn की नई वैल्यूज लानी है, नई वैल्यूज लाने के बाद में सेम टू सेम प्रोसेस। तो ये आपके पास में लीनियर इक्वेशंस थी फर्स्ट ऑर्डर वाली। अब हमने कहा कि सर अब हम दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं, और दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर किसके अंदर है, साफ साफ बोला गया नॉन लीनियर इन पी एंड क्यू। किसके अंदर बच्चे, नॉन लीनियर इन पी एंड क्यू। तो इसके अंदर आपके पास में आ रहा है टाइप नंबर 1। क्या आ गया हमारे सामने, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टाइप एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू 0। वो बोल रहा है पी कॉमा क्यू जो है वो आपके पास इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इक्वेशन में पी एंड क्यू ही रहने वाला है। मैंने मेंशन भी कर दिया, कंटेनिंग इक्वेशन कंटेनिंग पी एंड क्यू ओनली। अब हमने कहा सर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। आपके पास में आया एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन मानना, लेट z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। उसके बाद में ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, आपको क्या करना है, p इक्वल्स टू, आप जानते हैं डेल z बाई डेल एक्स होता है, इसको तो मानना है a। और ऐसे ही आपको q इक्वल्स टू, आप जानते हैं डेल z बाई डेल y होता है, इसको मानना है b। फिर उसके बाद में इस a और b को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पुट a एंड b in equation 1, then find b in terms of a। उसके बाद क्या करना है, put the value of b in equation 2, and now this equation will be our desired solution। हमने कहा सर क्या हुआ, मैंने कहा कि ये जो b आएगा ना इन टर्म्स ऑफ a, उसको इस z में पुट कर दो, और जो भी आ रहा है वो आपको क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो हमने कहा कि सर थोड़ी सी बात हमें ऐसे समझ नहीं आई कि क्या बोल दिया आपने। अगर समझ नहीं है तो फिर क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया। मैंने कहा देखो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दिया गया है, तो आप क्या बोल रहे हो कि सर पी और क्यू में नॉन लीनियर है। इक्वेशन में p एंड q ये सिर्फ, तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो f ऑफ p कॉमा f ऑफ p कॉमा q आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इक्वल्स टू में आपको 1 दिखाई दे रहा है। इक्वल्स टू में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। इससे मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि सर अगर आपकी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ p एंड q ही है, अगर आपकी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ p एंड q ही है, तो क्या स्टेप बताया गया है। सर स्टेप बोला गया है कि पहले तो मान लो z बराबर ये सॉल्यूशन। हमने कहा मान लो भाई, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो मान लो। प्रोसेस फॉलो किया, z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। पहला स्टेप पूरा, बिल्कुल सर पहला स्टेप पूरा, ये माना आपने लेट। मैंने कहा अगले स्टेप में क्या बोला है, अगले स्टेप को पढ़ते हैं सर। अगले स्टेप में बोला है, अरे चलो भाई पीछे, अगले स्टेप में बोला है सर कि p जिसको एक्चुअल में डेल z बाई डेल एक्स बोला जाता है उसको a मान लो, q डेल z बाई डेल y को b मान लो। हमने कहा ठीक है मान लेते हैं, जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा फॉलो करते हैं। तो p इक्वल्स टू डेल z बाय डेल x, इसको तो मान लो a, और ऐसे ही हम जानते हैं q इक्वल्स टू डेल z बाय डेल y, इसको मान लो b, इसको क्या मान लो b। हमने कहा ठीक है सर कोनो समस्या नहीं है। इतना मानने के बाद में क्या करना है बेटा, इस a और b को ले जाओ क्वेश्चन में पुट कर दो। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो आपने बोला पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमने कहा सर b इक्वल्स टू क्या आएगा, सर b इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस a स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, और ये तो 1 नंबर है ही है तो 2 ही बोल रहा ना, फिर 3 क्यों बोलना। फिर आपने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
1 और 2 की मदद से आप देखेंगे जो आपके पास में एक और इक्वेशन थी, इसको 2 नंबर बोलना था मुझे, हाँ मैं तभी बोल रहा था, तो इसको क्या मान लो, इसको 3 नंबर मान लो। तो हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 नंबर, साफ लिख देता हूं, 2 नंबर एंड 3 नंबर। तो आपने कहा सर सॉल्यूशन क्या है, z इक्वल्स टू a x प्लस b जो है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, रूट ओवर 1 माइनस a स्क्वायर, इतना ही आ रहा है। y जो है वो एज इट इज रहेगा और प्लस c, ये बन गया हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन। मतलब वर्किंग प्रिंसिपल समझो आप, तो वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ रहा होगा। सर करना क्या है, मैंने कहा सबसे पहला काम है z बराबर ax प्लस by प्लस c कंसीडर करो, हमने कहा कर लेंगे। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है बेटा यहां पर आपको क्या करना होगा, p को a के बराबर मानना है और q को b के बराबर मानना है, हमने कहा ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा काम क्या है सर, तीसरा काम क्या है, a और b को क्वेश्चन में पुट कर दो, ये भी कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, b को इन टर्म्स ऑफ a लेकर आओ, ये भी कर देंगे। उसके बाद में क्या करना है, सॉल्यूशन में b को पुट कर दो, मैंने कहा आ गया सॉल्यूशन, यही आंसर होता है आपका। अब जब आपके पास डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, पर बहुत सी बार जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था कि रिड्यूस करना पड़ता है फॉर्म को, मतलब बनाना पड़ता है वो फॉर्म, वो केस भी आपके सामने आ सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने कहा सर ये तो डायरेक्टली आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो मैंने कहा हो सकता है यहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़े। हमने कहा कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपने क्या किया, उस जेड स्क्वायर को इधर ले आए। सबसे पहले तो आपने कहा सर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। क्वेश्चन आता है कि सर मैं बनाऊं ही क्यों, मैंने कहा बेटा इसके अलावा आपको कोई फॉर्म आती भी नहीं है ना, इसके अलावा आपको कोई फॉर्म आती भी नहीं है। तो आपने बोला कि सर देखो यहां पर है पी स्क्वायर प्लस यहां आ गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हमें एक ही फॉर्म आती है और एक ही फॉर्म आती है, तो मैं कोशिश करूंगा पहले क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लेके जाऊं, क्वेश्चन को क्या करूंगा बेटा उसी फॉर्म में लेके जाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है सर। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स जेड डेल जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड डेल जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल जेड बाय जेड डेल एक्स बाय एक्स, सर बिल्कुल लिख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूं, डेल जेड बाय जेड डेल वाई बाय वाई, हमने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1। अब मैंने कहा लेट डेल जेड बाय जेड इक्वल्स टू डेल कैपिटल जेड, है ना, डेल एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू डेल कैपिटल एक्स, डेल वाई बाय वाई इक्वल्स टू डेल कैपिटल वाई। अच्छा, इसको जब आप वाया इंटीग्रेशन की मदद से रिजल्ट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग स्मॉल z इक्वल्स टू कैपिटल Z। इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, 1 बाई जेड डेल जेड आना है, इसको लॉग x इक्वल्स टू कैपिटल x, इसको लॉग y इक्वल्स टू कैपिटल y। सर ये क्यों किया, मैंने कहा बाद में रीसब्स्टिट्यूट करने का काम आएगा। तो मैंने कहा अब इस क्वेश्चन में ये सब पुट कर दो, तो जब ये सब आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल z बाय डेल x प्लस डेल z बाय डेल y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैंने कहा अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई तो आप प्रोसेस चालू कर दो। मैंने सबसे पहले लिखा z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। हमने कहा कि सर अब क्या करना है, मैंने कहा इसमें पुट कर दो डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू a, इसमें पुट कर दो ये आपका डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू b, ऐसा पुट कर दो। मैंने कहा कर देंगे, पुट करने से क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया 2, और ये जब पुट कर रहे हैं तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपके पास में आ रहा है b इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। हमने कहा बिल्कुल आ रहा है, मैंने कहा अब पुट कर दो। तो अब ये पुट करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इनको भी रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कैपिटल Z है, इसकी जगह क्या लिख दोगे, लॉग स्मॉल z इक्वल्स टू a को आप क्या करेंगे, a रखेंगे, कैपिटल X को क्या लिखेंगे बेटा यहां पर, लॉग स्मॉल x, b जो है उसकी जगह पुट कर दीजिए रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, कैपिटल Y जो है उसकी जगह क्या लिख देंगे, लॉग
y और ये आ गया आपके पास में कांस्टेंट c। तो कुछ इस तरीके का आपके पास में सॉल्यूशन आने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ये रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल मतलब आप इसको टाइप 1 में लेकर जा रहे हो, टाइप 1 में ये है नहीं, आपने जबरदस्ती इसको टाइप 1 में शिफ्ट किया। कारण क्या है कि सर हम चाहते हैं कि क्या ये रिड्यूसिबल है कि नहीं। अगर मान लो ये टाइप 1 में नहीं जाता तो फिर क्या करते, तो फिर सर दूसरा मेथड देखते, और हम ये सोचते कि शायद हो सकता है कि टाइप 1 इसके लिए स्टैंडर्ड केस नहीं है, इसके लिए हो सकता है आपको टाइप 2 में जाना पड़े। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज की इस क्लास में आपने दो बातें सीखी है। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर की मदद से आप लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा आपने बोला सर अगर नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाती है जिसके अंदर इक्वेशन सिर्फ पी एंड क्यू का ही फंक्शन हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो बात मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब इससे आगे का जो पॉइंट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और उम्मीद कर रहा हूं हर एक बात को आप बड़े आसानी से समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।